उस कल्पना चरित्र में डाल दिया जाता है और उसका जो चरित्र होता है, जो निर्माण होता है, उसी के आधार पर उसको कहानी में पात्र के रूप में या नायक के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। भाव प्रदान होता है हमारी भावात्मक, जो हम भावनाओं से इसको राजा बना दें, रंग बना दें, या फिर नौकर बना दें, या किसान बना दें, ये हमारी भावना पर केंद्रित होता है कि हम उस भावना से उसको किस तरह से उस नायक को उस कैटेगरी में उतारे, उस रोल में उसको उतारे, जिससे वो उसी तरह लगने लगे जिस तरह की हमारी कल्पना, हमारी भावना, हमारा जो नायक को होनी चाहिए। अब आता है हमारा वातावरण। वातावरण हमारा कहाँ का होना चाहिए? शहर का है, गांव का है, खेत का है, खलिहान का है, या फिर पूरे बावड़ी का है, या फिर कहीं ऐसी जगह का है, मंदिर का है, मस्जिद का है, कहाँ का है वातावरण, उस आधार पर उस कहानी का निर्माण होता है। अभी तक तो आपने क्या सीखा है? कहानी के तत्व और निबंध के तत्व वगैरह सीखे कि कौन कौन से ये चीजें होती हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ। निबंध के तत्व होते हैं हमारे निबंध, विषय वस्तु, भाषा शैली। निबंध के प्रकार होते हैं हमारे चार: वर्णात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक और विचारात्मक निबंध होते हैं। और निबंध के विकास के क्रम में हमारे चार युगों को बांट दिया गया है। हिंदी निबंध साहित्य कविता जो है चार युग का: आधुनिक युग, द्वितीय युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, जो वर्तमान युग, आधुनिक युग के रूप में आता है। कहानी को हमारे बताया गया है कि 6 उसमें बांटा गया हुआ है तत्वों में। पहला तत्व है हमारा कथा वस्तु, चरित्र, चित्रण, संपादन योजना, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। कहानी के वेद जो है वो हमारे चार हैं: घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान कहानी होती है। अब आता है हमारा हिंदी कहानी का विकास क्रम। जो हमारे प्रारंभिक काल जो थी हमारे भारतीय युग में, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बना था युग, भारतीय युग। उसका प्रारंभिक काल जो था हमारा, वो था हमारी कहानीकार में श्री किशोरी लाल गोस्वामी थे, जिन्होंने इंदुमती नाम की कहानी लिखी हुई थी। बंग महिलाएं थी, जो महिला थी, उन्होंने बुराई वाला लिखा हुआ था, जो बिल्कुल हमारे प्रारंभिक काल के जो कहानीकार है वो है ये। उनकी कहानियां ये, जिनके नाम थे इंदुमती और बुराई वाला। विकास काल का हमारा जो काम था, जो पूर्वार्ध में जो हमारा विकास काल है, जिसको हमने द्विवेदी युग के लिए माना गया है, उनकी कहानीकार थे हमारे प्रेमचंद जी, जिनने पंच परमेश्वर, उसकी रात, बड़े घर की बेटी, कफन आदि ऐसी कहानियां लिखी हुई थी। जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी अकायती, पुरस्कार और गुंडा। उन्होंने ऐसी 3 कहानियां लिखी थी जो आज भी हमारी बुकों में काफी मशहूर है। देखो, पंच परमेश्वर कहानियां तो आपने सुनी होगी। अल्लू और जुम्मन शेख की कहानी थी। 2 दोस्त थे और बाद में एक बेल के पीछे झगड़ा हो गया था। संजू साहू के पीछे झगड़ा हुआ था, उन्होंने बेल खरीद लिया था, बेल मर गया किसी बीमारी के कारण, लेकिन उसको पैसा तो देना ही नहीं था ना, इसलिए उसको पंच परमेश्वर के नाम से उनको कहानी को दिया गया है। उसका वातावरण भी गांव का था। एक गांव में पंचायत लगी हुई है, पंच परमेश्वर बैठे हुए हैं और वहां पर पंचों ने निर्णय किया था कि यदि आप पहले पैसे दे भी देते तो आपको क्या होता है, ये बीमार तो आप ही के यहाँ हुआ। इन्होंने तो शस्त्र दिया था, जुम्मन ने शेख जो था अल्लू चौधरी ने, जो बेल था वो बिल्कुल शस्त्र दिया हुआ था, लेकिन आपने इतनी मेहनत कराई, उनका प्यासा करने के कारण वो मर गया है, इसलिए उसका पैसा तो आपको वापस देना ही पड़ेगा। यही है पंच परमेश्वर की कहानी, जो दोस्तों के बीच में दरार भी डालती और बाद में एक अच्छी काम की उससे, क्योंकि एक निर्णय के कारण वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। और इसी कहा जाता है कि पंच के रूप में परमेश्वर विराजमान होता है, इसलिए इस कहानी का नाम पंच परमेश्वर दिया गया था। ये कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी थी, जो पहले चलती थी। आपने शायद आपने 8th में पढ़ी होगी, जो 10th में और 9th में जो बच्चे थे, 10th में 11th 12th में जो बच्चे हैं, उन्होंने ये कहानी को जरूर पढ़ा होगा। और बड़े घर की बेटी जो थी वो बहू थी, एक सबसे छोटी बहू आती है, ये भी आपने पढ़ी होगी, 8th क्लास में थी बड़े घर की बेटी। अब आता है हमारा विकास काल, जो प्रारंभ में था, कभी पूर्वकाल में था विकास काल, अब वो प्रारंभ में है। जिनेंद्र कुमार की कहानीकार है, उन्होंने अपना भाग उन्होंने कहानियां लिखी है। अय्यर जो कवि हैं, उन्होंने लिखा हुआ है रोज अमर बल्लरी, कोठरी की रात। स्वतंत्रता काल यानी कि हमारी आज की जो कहानियां चल रही हैं, जो बल्लू भंडारी की कहानी है सजा, यही है जिंदगी, जो भी हम खुद पढ़ रहे हैं, अभी कहानी 10th में है बल्लू भंडारी की।
राजेंद्र यादव ने किनारे से किनारे तक छोटे छोटे ताजमहल, मोहन राकेश की कहानी है सुधा एक और जिंदगी, बड़े शायर नाथ नेहरू के हैं सवदिया, ठेस, लाल पान की बेगम, ये पहले एक फिल्म चलती थी ठेस कहानी, और लाल पान की बेगम पहले चलती थी कहानी, और ये कहानियाँ बहुत मशहूर कहानियाँ हैं। किसी दिन आपकी जो क्लास लगी हुई कहानियों के बारे में जरूर बताएंगे हम कि कौन लाल पान की बेगम थी, लाल पान की बेगम थी और ठेस कहानी में क्या मिल रहा है। इस प्रकार की हिंदी कहानियां अपने सशक्त यात्रा पर अक्सर होती हैं, यानी बहुत आगे तक कहानियां चली हुई होती हैं। कहानी के तौर पर आपको चरित्र निर्माण, तत्व सभी चीजें आपको हमने यहाँ पर आपको समझा दी है। इसी के बाद हमारे जो थर्ड नंबर का था, सेकंड नंबर का जो आता था कहानी के तहत, अब कहानी के बाद आती है हमारी एकांकी, जो एकांकी के लिए कहा जाता है कि उसी तरह की होती है जिस तरह से हम निबंध, उपन्यास या कहानियां लिखते हैं, उसी तरह की हमारी एकांकी होती है। एकांकी की डेफिनेशन जो है वो है, एकांकी ऐसी नाट्य विधा है जो एक अंक से रचित होती है, जिसमें एक ही घटना तथा एक ही प्रभाव बनती होती है। एकांकी सौम्य पूर्ण रचना होती है। यहाँ पर हमारी पूर्ण रचना क्या है कि एकांकी है। जब भी हम कोई एकांकी के बारे में बताते हैं, जैसे नाटक है या कोई और चीज है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि कहानी के तत्व में, अभी हमने एकांकी के तत्व के बारे में बता रहे हैं आपको, अभी तक कहानी के तत्व के बारे में था। कथा वस्तु, पात्रीय चरित्र चित्रण, कथोपकथन कथन, संकलन क्रम या वातावरण, संघर्ष, भाषा शैली, अभिनेता, उद्देश्य या प्रभावबंदी, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं हमारे एकांकी में। एकांकी का मतलब होता है छोटा सा एक नाटक होता है जो नाटक के तौर पर भी खेला भी जा सकता है और इसकी कहानी भी की जा सकती है। एकांकी के जो प्रकार होते हैं वो सदृश, स्वप्न रूप, ब्रह्म एकांक, काव्य एकांकी, वीडियो रूपक, ध्वनि रूपक, वृत्त रूपक, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे जो तत्व हैं, वो सारे के सारे आपको तत्व यहाँ पर धीरे धीरे करके एक करके समझा देते हैं। जैसे एकांकी का विकास जो होता है हिंदी साहित्य में का प्रथम एकांकी होता है एक में कहानी है, एक छोटी सी कहानी एकांकी है जो छोटे से दर्शकों के रूप में या छोटे से कलाकारों के रूप में यहाँ पर दर्शाई जा सकती है, जिसकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद ने की थी। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की थी जो एकांकी के रूप में आपको यहाँ पर प्रस्तुत है। नाटक तो होता है हर एक अंक में जोड़ा जाता है, एकांकी होती है हर एक अंक में चेंज हो जाते हैं वहां पर, मतलब छोटा सा होता है और वो हर एक अंक में चेंज हो जाते हैं, इसलिए उसको एकांकी कहा गया है। अन्य रचनाओं की रचनाएं में इस प्रकार है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कृतदीप दान, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा काबिल, दो कलाकार, उदय शंकर भट्टिकृत, नए मेहमान, नकली और असली, जगदीश चंद्र माथुर रचित रीड, भोर का तारा, इसके अलावा गिरजा कुमार माथुर, वृंदावन, लाल वर्मा, धनवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल ने भी एकांकी की रचना की है। ऐसे बहुत सारे कवि हुए हमारे, बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने एकांकी की रचना की है। आपने देखा होगा अपन कहानी जब अपन कोर्स का हिंदी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक नाटक आ जाता है कभी कभी कि मैंने कई बार आप लोगों को खड़े होकर कहा है, मतलब बताएं कि 2-3 बच्चे हो तो इसमें 3-4 पात्र बने, तो 3-4 अपने अपने उसमें रोल में जाओ और उस चीज को पढ़ो, यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि एकांकी क्या है। आपने कई बार पढ़ा ना, पढ़ा आपने 9th में भी वो चीजें पढ़ी है। तो ये हमारी एकांकी होती है जिसमें हमें आज प्रारंभिक में जो बताया गया है उसमें तत्व इतने होते हैं और एकांकी हमारी किस तरह से बनाई जाती है। एकांकी का विकास हुआ था। अब हमारे जो आता है पूर्व नंबर पर नाटक, जो हमारी कितनी विधाएं चल रही थी, जो हमारी 5 विधाएं चल रही थी उसमें हमारा पूर्व नंबर पर नाटक है। उसके आधार पर आप बताते हैं इसको कि नाटक दृश्य काव्य का एक भेद है जिसमें रंगमंच पर पात्रों द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन होता है। देखा जब हमारे नाटक खेला जाता है तो रामायण में, महाभारत में, गीता में बहुत सारी ऐसी चीजों पे नाटक खेल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उन पात्रों के द्वारा यहाँ पर आपने देखा होगा, अपन टीवी तो देखते हैं, टीवी में जो सीरियल आते हैं सारे नाटक ही तो होते हैं, हम नाटक ही तो देखते हैं अपने के आधार पर कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने पात्र खेलते हैं, अपने अपने पात्रों में रम जाते हैं। तो ऐसी जो नाटक होता है तो हम बहुत सारी चीजों, उपन्यास से नाटक ले लेते हैं, कहीं किसी कहानी से नाटक ले लेते हैं, या हम किसी रामायण से ले लेते हैं, महाभारत गीता से ऐसे नाटक ले लेते हैं और उन किरदारों को हम यहाँ पर बनाकर उन नाटकों
को प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, उसमें भी हमें 6 तत्व मिलते हैं। नाटक के तत्वों में भी कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल, भाषा शैली और देश काल से यहाँ पर एक बड़े दिया। क्यों देश काल में मालूम किया आता है कि हम किस देश के बारे में बोलते हैं। जैसे हमने कभी कभी कहते थे ना कि मगध देश की मगध देश में ऐसे बहुत सुंदर लड़की थी, राजकुमारी थी। वहाँ के राजा बहुत परेशान हो गया था क्योंकि दूसरे राजा ने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी थी और मगध की राजकुमारी जो थी उसको वो हरण करने ले गए। तो ये होता है देश काल। यहाँ पर होता है देश काल मतलब उस शहर उस गाँव के बारे में जानकारी देना होता है देश काल। अब यहाँ पर हमें नाटक के बारे में जो अभी आपको बताया कि कहानी कथा होता है, चरित्र चित्रण होता है, समाज योजना होती है, ये सारी वो चीजें जो कहानी में रिपीट की जाती है। यानी डायलॉग भी होना चाहिए, कहानी का भी बारे में होना चाहिए, कैसी कहानी शुरू होती है, चरित्र चित्रण भी होना चाहिए, नायिका कैसा है, नायिका कैसी है, उसके हिसाब से वो बातें यहाँ पर लागू होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनके नाटक, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। सत्य हरिश्चंद्र के नाम से नाटक लिखा था। जो राजा सत्य जो हरिश्चंद्र थे वो सत्य की मूर्ति थे और उज्जैन के राजा थे, उनके बारे में कहानी लिखी हुई थी और एक नाटक भी इनमें लिखा हुआ था। जैसे कालिदास के बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, शकुंतला है ना, और ऋतु वर्णन है, ऐसे बहुत सारे नाटक जो है वो कालिदास ने लिखे हुए थे जो आज भी चल रहे हैं, मशहूर भी है। दुष्यंत जो है शकुंतला दुष्यंत की कहानी पर आधारित नाटक आज भी खेले जाते हैं और विदेशों में भी खेले जाते हैं नाटक। और इन नाटकों के तौर पर ही हमें समझ में आ जाता है कि नाटक इसको कहते हैं। जयशंकर प्रसाद, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्वनि, स्वामिनी, ऐसे बहुत सारे ये नाटक हैं। आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जो है उनके ऊपर भी नाटक खेला जा सकता है। या ये नाटक तो ही स्कंदगुप्त के नाम पर भी नाटक है। स्कंदगुप्त जो थे वो राजा थे, उनके नाम पर भी है। ध्रुव स्वामिनी यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी है उनके ऊपर भी नाटक खेला जा सकता है। लक्ष्मी नारायण कृष्ण राजयोग सिंदूर की होली नाटक थे। धर्मवीर भारती अंधायुग भी नाटक था। मोहन राकेश अषाढ़ के दिन नेहरू के राजहंस, ये भी एक नाटक था जिन्होंने नाटक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्योंकि नाटक खेलते समय उन्होंने चरित्र चित्रण समाज योजनाओं को जो था बहुत अच्छे से बखूबी ढंग से बताया गया था। प्रसाद जी के नाटकों की कोई दो विशेषताएं भी बता दी थी इन्होंने, जैसे कि हमारी प्रसाद जी की युगांतर परिवर्तन लक्षित हुआ। जयशंकर प्रसाद की जो हमारे नाटक की जो राष्ट्रीय स्वर मिलता है सॉरी वो प्रसाद जी के युगांतरी से मिलता जुलता है। प्रसाद के नाटकों की विशेषता थी प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक चेतना को भी प्रकट किया था। राष्ट्र की भावनाओं के साथ उन्होंने सांस्कृतिक चेतना को भी उजागर किया हुआ था। क्योंकि हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, उसको भी उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने उभार कर सामने लेकर आए थे मंच के द्वारा। और यहाँ पर उनके नाटक जो ऐतिहासिक थे, यानी कि लड़ाई के युद्ध के इतिहास के जो नाटक थे, इतिहास को रचने वाले जो नाटक थे, वो भी यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत करे हैं। और ऐसे बहुत सारे संस्कृति पर उन्होंने चेतना को, संस्कृति की चेतना को भी जागरूक किया है, जगाया है और उस चीज के बारे में भी बताया है कि हमारे ऐतिहासिक जो था वो तो था ही, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी नाटक के तौर पर दी है। प्रसाद के नाटकों की भाषा ओजनी और प्रभावपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी भाषा बहुत तेज, सरल और अच्छी भाषा होती है, जिससे सामने वाले को बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। प्रसाद के प्रमुख नाटकों में सज्जन, कल्याणी, परिणय, राशि, विशाखा, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजाशक्ति, चंद्रगुप्त आदि ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जो उन्होंने खेले भी हैं, बताए भी हैं और आज भी हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में या रंगमंचों पर ये नाटक खेले जा सकते हैं। अब आता है हमारा उपन्यास, जो लास्ट वाला वर्णन था उसका उपन्यास था। उपन्यास हमारे आधुनिक युग की देन है। इसमें यथार्थ जीवन का चित्रण होता है। इसमें भी आपको वही 6 उद्देश्य आपको मिलेंगे: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, कथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये सारी चीजें आपको वही मिलेंगी जो हमारी कहानी पर शुरू हुई थी और हमारी उपन्यास पर खत्म होती है। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर मौजूद होती है। आपकी उपन्यास को के विकास को हम 3 युगों में बांट सकते हैं: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद
चंद्रोत्तरण। और इसी की तरह हिंदी में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद कहा जाता है। जैसे कि पिक्चरों में, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को सम्राट कहा जाता था, पहले राजेश खन्ना को कहा जाता था और उसके बाद अमिताभ बच्चन को कहा जाता था। ऐसे ही साहित्य में प्रेमचंद को हिंदी का सम्राट कहा जाता है, उपन्यासों का सम्राट प्रेमचंद कहलाते हैं। उपन्यासकार के नाम जो है वो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ। लाला श्रीनिवास है जो परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा उन्होंने। बालकृष्ण भट्ट ने सो अजान एक सुजान उपन्यास लिखा। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता, चंद्रकांता संसिता, चंद्रकांता नामक नाटक लिखा था जिसपे हमारा सीरियल भी बना था चंद्रकांता। और दुष्यंत का भी एक नाटक जो था उसमें भी सीरियल बना हुआ था, उसको भी बहुत अच्छे से लिखा था। रामायण जो थी उस पर भी सीरियल बना हुआ था, क्योंकि वो भी एक उपन्यास के तौर पर, सॉरी उपन्यास के तौर पर नहीं कह सकते उसको, एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर वो उस पर नाटक बनाया गया हुआ था। प्रेमचंद की गवन, गोदान, सेवा सदन, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, विराट की पद्मनी, जिनेन्द्र की पराग, त्यागपत्र, सुकृता, धर्मवीर भारती की गुनावता, सूरज का सातवां पूरा, फणीश्वरनाथ की नीलांचल पढ़ती परिकथाएं, ये आंचलिक उपन्यास है जो हमें किसने दिए हैं? प्रेमचंद ने दिए हैं। अब आता है हमारा उपन्यास की बात आता है सायस्मरण। सायस्मरण एक घटना प्रधान गद्य रचना है जिसमें घटनाओं की झांकी है। इसमें महादेवी वर्मा पत्नी साथी वृक्ष राम वृक्ष पूजी जो बेलीपुरी है और उनके मील के पत्थर है। उपेंद्र नाथ अश्व ज्यादा गाँव ज्यादा अपनी कम पराई, महावीर प्यारी में क्रांति के लिए मेरी कौन सुनेगा। सायस्मरण उनके सायस्मरण का मतलब होता है किसी भी चीज को याद करके उसको रिपीट कर देना ही सायस्मरण कहलाता है। यानी कि हम बहुत पुराने समय की बात है और हम आ गए थे तो हमें याद आ जाती है चीजें, तो हम उसको रिपीट कर देते हैं, सामने को बता देते हैं, ऐसे ही सायस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र होता है कि किसी वस्तु या पात्र के आकर्षक ढंग से रेखा चित्र वर्णन ही रेखा चित्र होता है। रेखा चित्र विस्तृत वर्णन होता है। रेखा चित्र हो सकता है, रेखा चित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। हिंदी में रेखा चित्र को रचनाकार राजवृक्ष, बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, देवेंद्र सदेव, देवेंद्र सत्रार्थी आदि ने कहा है। रेखा चित्र का आपको एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे आपने मेघ में भी लिखा है आपका ये ट्रेंगल बना हुआ होता है, उसमें भी आपको रेखा चित्र ही कहा जाता है। और जब हम इसको ऐसे करके बना देते हैं तो ये भी हमारा रेखा चित्र हो जाता है। यदि हम इसको लाइन करके देते हैं तो ये भी रेखा चित्र होता है। यानी कि हम इस तरह से हम बहुत सारी ऐसी चीजें बना सकते हैं। इसका लहर बना सकते हैं, इसको लहर कह सकते हैं, इसको हम बड़ी मात्रा लाइन कह सकते हैं, यानी कि इस चीज को बना देना। रेखा चित्र होता है हम भी धड़क भी बंद करके भी हम कुछ भी चीज बना दें तो कहीं भी कुछ भी चीज बन जाएगी, है ना, हम फूल बन जाएगा। तो ऐसे रेखा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। यानी कि हम कोई भी कल्पना से आप उसको बना सकते हैं रेखा चित्र। जैसे मान लीजिए हमें कुछ लाइनें ऐसी खींच दी, ऐसी खींच दी, ये खींच दी, ऐसा बन गया, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें भी आकृति दिखाई देगी, ठीक है ना, ये आकृति हमें दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक, ये आकृति यहाँ पर बन गई है। तो ये किसकी आकृति बन गई? किसी भी चीज की आकृति बन जाती है ना, हम तो रेखा चित्रों से बना रहे हैं। ये सारी हमारी क्या है, देखिए तो है, रेखा का मतलब होता है लाइन, कोई से भी हम लाइन खींच देते हैं। मान लीजिए हमको ये लाइन खींच दी, अब यहाँ पर हमने ये बना दिया, ठीक है। ये लाइन अब यहाँ पर सारे रेखा चित्र ही तो बन रहे हैं सारे, अब यहाँ पर चित्र बन गया। तो कहने का अर्थ होता है कि आप कितनी भी लाइन से ड्रॉ कर लीजिए, रेखा चित्र ही बनेगा, वो काल्पनिक चित्रों से ही आ सकता है। अब आता है हमारा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक विशिष्ट विधा है जिसमें रचनाकार किसी यात्रा का प्रमाणित वर्णन करता है।
उसमें यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं लेखक ने अमृत राय जो है उन्होंने समय के रंग लिखे हुए हैं। अब मैं हरी यार रहेगा यार। मोहन राकेश ने लिखा है आखिरी चट्टान। ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत हमारा वो होता है जिसकी हम यात्रा करते हैं, यहाँ हम यात्रा कर जाते हैं, जैसे विष्णु देवी, अमरनाथ, इंदौर, उज्जैन, कोई सी भी यात्रा, महाकालेश्वर, कहीं की भी यात्रा आप करें उसका वर्णन आप कर सकते हैं। यात्रा वृत्तांत का ही मतलब होता है किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं आप, तो हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन में हमने बहुत सारे ऐसे दृश्य देखे, ये आया, वो प्लेटफॉर्म आया, ये शहर आया, वो गाँव आया, हम इसका वर्णन आप कर सकते हैं। हम यात्रा गए वैष्णो देवी में, हम चढ़ाई बहुत ऊपर चढ़े, फिर उसके बाद हमने दर्शन किए, दर्शन करके वापस लौट के आए तो हमने भैरव घाटी चढ़ी। वहाँ पर भैरव का मंदिर बना हुआ था, वहाँ पर बहुत ऊंचाई पर था, वहाँ से पूरा कटरा ऐसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल छोटे से रूप में दिखाई दे रहा था, बहुत पहाड़ों से घेरा हुआ सारा मंदिर बना हुआ था। ये आप उसका यात्रा अपना वृत्तांत आप बता सकते हैं। हम यात्रा पे बैठे, हम ट्रैक्टर पे बैठे, हमने ये खाया, हमने वो किया, हमने यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, हमने पिक्चर खिंचवाई, ये सारा सारा वर्णन जो होता है वो यात्रा वर्णन कहलाता है। जितनी भी आपने यात्रा करी है उसके बारे में आपको जानकारी देना ही यात्रा वर्णन कहलाता है। जीवनी होती है, जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन की लिखित वृत्तांत है, अंग्रेजी में इसे हम बायोग्राफी भी कहते हैं। अच्छा, बायोग्राफी कहते हैं जीवनी को, और ऑटोग्राफी कहते हैं आत्मकथा, है ना, दोनों में फर्क होता है। आत्मकथा होती है हमारे अपने पर लिखी हुई, और जीवनी होती है दूसरे पर लिखी हुई, जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं। इनके जो लेखक हैं वो अमृत राय हैं, कमल का सिपाही, और मदन गोपाल ने लिखा है कलम का मजदूर। एक ने लिखा है कलम का सिपाही, दूसरे ने लिखा है कलम का मजदूर। ये तो जीवनी है, जीवनी आप किसी के बारे में लिख सकते हैं, जिसको हम जीवन परिचय कह सकते हैं। लेखक के बारे में, किसी के भी बारे में आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, दे सकते हैं। आपका जो प्रिय है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, उनकी जीवनी के बारे में कैसे क्या है वो सारी जानकारी आप लिख सकते हैं। अब आता है आपका आत्मकथा। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसमें लेखक तटस्थ होकर अपने गुण दोषों को वर्णन करता है, यानी कि अपने आप के गुण हैं, अपने आप के दोष हैं, वो सारी चीजें अपने आप में वर्णन कर देता है कि मेरे में तो ये बुराई है, मेरे में ये अच्छा है, दोनों चीजों का वर्णन कर देता है। अब आता है हमारा रिपोर्ट तर्जन। रिपोर्ट तर्जन फारसी भाषा का शब्द है, जिसको अंग्रेजी में हम रिपोर्ट कहते हैं। किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्ट तर्जन कहते हैं। राजेंद्र नाथ है, रावत है, जिन्होंने लिखा हुआ है तूफानों के बीच, धर्मवीर भारती है, युद्ध यात्रा, महतानंद कोशलायानंद देश की मिट्टी होती है, इन्होंने इन चीजों की रिपोर्ट तैयार की थी, यानी कि युद्ध यात्रा जो युद्ध हुआ था तूफानों के बीच, यानी कि समुद्र में जो तूफान आया था उसके बीच में जो जहाज फंसा था उसके बारे में, मछुआरे फंसे थे उसके बारे में जानकारी देना, वही हमारा रिपोर्ट कहलाती है, रिपोर्ट तर्जन कहलाता है। डायरी लिखना होता है, ये आपकी निजी वस्तु होती है, आपकी अपनी खुद की डायरी होती है, आप अपने पर्सनल डायरी में आप अपनी बातें लिख सकते हैं, जो भी आप उसमें लिखना चाहें आप उस अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारा जिससे हम बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि आपकी दिन भर की दिनचर्या होती है सारी डायरी में नोट कर लेते हैं, और नोट लिखकर वो